नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। आज की लाइव में बातचीत करेंगे सोनू सूद पर। आप सब भी देख रहे होंगे, इस बात से परिचित होंगे कि सोनू सूद जो कि जनता के हीरो बनकर उभरे कोरोना काल में, जो काम सरकार को करना चाहिए था, प्रशासन को करना चाहिए था, नेताओं को करना चाहिए था, वह काम सोनू सूद ने किया कोरोना काल में। और आज उनके घर पर समेत 6 ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं इनकम टैक्स के। सवाल ये है कि सरकार उन तमाम लोगों को इनकम टैक्स के जरिए, कभी पुलिस के जरिए, कभी अदालतों के जरिए डराने में क्यों लगी हुई है? आखिरकार सोनू सूद ने ऐसा क्या किया है इस बीच जिसके लिए उनके ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं? हालांकि अभी सोनू सूद का कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां लगातार इस बात को मान रही हैं कि यह एक राजनीतिक हमला है सोनू सूद पर। ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि आज से ठीक 18 दिन पहले पहली बार सोनू सूद अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिले। दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने के बाद दिल्ली के वह ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। और इतना ही नहीं, खतरा यह नहीं है, खतरा इससे आगे का है, क्योंकि अगले साल अन्य 4 राज्यों के साथ पंजाब में चुनाव है और सोनू सूद एक पंजाबी हैं। तो संभव है कि अगले साल चुनाव में हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर सबके सामने पेश करते, जिससे कि बीजेपी के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता। क्योंकि सोनू सूद का जो चेहरा पिछले साल भर में उभर कर जो जनता के सामने आया है, वह सिनेमा में भले सोनू सूद ने लगातार विलेन का रोल किया है, चाहे दक्षिण का सिनेमा हो या उत्तर भारत का, लेकिन जीवन में वह लगातार किसी भी सांसद और विधायक से बेहतर जननेता, जननायक साबित हुए हैं। और संभवतः इसीलिए सरकार को यह चुनौती की तरह समझ में आ रहा है, क्योंकि कभी वह राजकुमार कह के किसी को टारगेट करके किनारे कर देती है, कभी किसी को जुमलेबाज कह के, लेकिन सोनू सूद जैसे छवि जिन हीरो की है, उनको लेकर यह एक संकट था। और सोनू सूद के 6 ठिकानों पर रेड मारी गई। हालांकि एक नया शब्द आया है, जैसे हम आपको बताते चलें कि आजकल जब सरकार के कर्मचारी यानी इनकम टैक्स के लोग किसी के यहाँ रेड मार रहे हैं, तो उसको रेड मारना नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सर्वे किया जा रहा है। यह एक नया शब्द है। इस शब्द को बताने के लिए एक बात और आइए हम आपको बताते हैं कि जैसे जब पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया जाता है तो उसको कर्ज माफी नहीं कहते हैं, उसको बट्टा खाता कहते हैं। हालांकि कभी कोई पूंजीपति उस पैसे को देता नहीं है जिसको बट्टा खाता में डाल दिया जाता है, लेकिन जब किसानों का कर्ज माफ होता है तो उसको कर्ज माफी कहते हैं। ठीक इसी तरह से आजकल जो रेड पड़ने लगी है सोनू सूद जैसे लोगों पर, या इससे पहले तमाम मीडिया घरानों पर पड़ी, तो उसको लेकर सरकार का यह रवैया है कि यह सर्वे है। जैसे ही कोई बेहतर छवि का नजर आता है सरकार को, तो वह किसी न किसी तरह का शिकंजा उसके ऊपर लाद देती है। जैसे पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी, जिसको जबरन रिटायर्ड अधिकारी कहा जाता है, अमिताभ ठाकुर को, उनको घर से उठा लिया। कहा कि यह जो है एक मृतक लड़की के आरोपी हैं, जो कि बलात्कार पीड़िता थी, जिसने सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्महत्या कर ली। सवाल यह है कि उस लड़की ने अन्य कई लोगों पर आरोप लगाए, मौजूदा पुलिस अधिकारियों पर लगाए, नेताओं पर लगाए, जजों पर लगाए। उन सबको योगी सरकार ने पाक साफ छोड़ दिया। लेकिन चूंकि अमिताभ ठाकुर योगी विरोधी अधिकारी माने जाते हैं कि वह आलोचक हैं योगी आदित्यनाथ के कामों को लेकर, उनके तरीकों को लेकर, इसलिए उनको उठा के इस समय जेल में डाल दिया गया। वह एफआईआर मांगता रहा अधिकारी अमिताभ ठाकुर, और उनको एफआईआर तक नहीं दी गई। इसी तरह अब अगला टारगेट सोनू सूद का है। सवाल यह है कि ऐसे लोगों को क्या सरकार साबित क्या करना चाहती है? हालांकि इस वक्त बीजेपी के किसी एक नेता की औकात नहीं है जो कि सोनू सूद पर कोई उंगली उठा सके।
सवाल यह है कि क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मिलने की वजह से उन पर यह राजनीतिक कार्रवाई की जा रही है, या वो भ्रष्ट हैं? इनकम टैक्स के जरिए और मीडिया के जरिए जो अब तक जानकारी आ रही है वह यह आ रही है कि सोनू सूद ने कोरोना काल में जो मदद दी है उसका आर्थिक स्रोत क्या रहा है। आप सबको याद होगा कि सोनू सूद ने उस बीच गैस सिलेंडर, माफ़ करिएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर, हवाई जहाज़ का टिकट, किसी को जाने का टिकट, मुंबई में फंसे मजदूरों की मदद, किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है उसकी मदद, ऐसे हजारों किस्से हमसे बेहतर आप सोनू सूद के जानते हैं। फिर एकाएक क्या संकट आ गया कि उनके यहाँ छापा मारना पड़ा। छापे की ये कार्रवाई किसी एक के खिलाफ करके सरकार उन तमाम सच्ची और वाजिब आवाज़ों को दबाना चाहती है जो कि सही आवाज़ उठ रहे हैं। हालांकि सरकार को अब तक संतोष नहीं है। वैसे भी डरपोक और गुंडों दोनों को आप ध्यान दीजिएगा, कभी अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंतता नहीं होती है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक सामान्य आदमी बहुत निश्चिंत रहता है अपनी सुरक्षा को लेकर, लेकिन चोर, उचक्के, गुंडे, माफिया, मवाली ये कभी अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत नहीं रहते। इस समय सरकारों की भी हालत कमोबेश ऐसी हो गई है। सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को सरकार चाहती है कि उसको पैबंद कर दें और उसके मुंह पर जाली लगा दें। क्या टीचर, क्या डॉक्टर, क्या शिक्षक, क्या पुलिस, क्या सेना, जो व्यक्ति जहां से सवाल उठाता है, बोलता है, कुछ कहना चाहता है, उसके मुंह पर जाली लगा दी जाती है। हालांकि सोनू सूद ने मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो या डबल इंजन की कोई सरकार के खिलाफ अब तक कुछ नहीं बोला है, सिर्फ एक काम किया है, अच्छा काम किया है। तो एक कहावत कही जाती है, ना खेलब न खेले देव, खेलिए बिगाड़ब। तो कुल दे के ये है कि न देश को लूटने देंगे न लूटने देंगे। वैसे लोग जब देश को लूटने पर आमादा हैं, देश को बेचने पर आमादा हैं, माफियाओं के हाथ करने को आमादा हैं, वैसे में जब सोनू सूद जैसे नायक समाज में उभर कर आते हैं तो उन पर रेड मारी जाती है और रेड का सिलसिला रुकता नहीं है। कभी मीडिया घरानों पर रेड मारी जाती है, कभी व्यक्तियों पर मारी जाती है। सरकार लगातार दबाने और चुप कराने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हाँ, हमें बोलना चाहिए, सच तभी समझ में आएगा, सच्चाई तभी आएगी जब बोला जाएगा। तो महानुभाव से हम देश की जनता होने के नाते पूछेंगे कि आखिरकार कैसे बोला जाए। हर व्यक्ति जो छोटे मोटे संसाधन से अपना काम कर रहा है, सच की आवाज़ उठा रहा है, उस पर आप रेड मारने पर लगे हैं, आपकी पुलिस, आपका महकमा, आपका इनकम टैक्स। सवाल ये है कि जैसे मीडिया घरानों पर छापे मारे गए, कभी सुदर्शन न्यूज़ पर भी छापा मार लेती मोदी की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कभी जो है उनका ईडी, सुदर्शन न्यूज़ हो, जी न्यूज़ हो, रिपब्लिक न्यूज़ हो, इन चैनलों पर भी कभी छापा मार लेता। क्या सारे चोर वही हैं जो मोदी की मुखालफत करते हैं या सच बताते हैं? क्या सारे चोर और डकैत मोदी विरोधी हैं और जितने ईमानदार हैं वह इनके पक्षधर चैनलों में बैठते हैं? इसी तरह सोनू सूद जैसे लोग, आप याद करिए कि बाकायदा कोर्ट ने गौतम गंभीर के जो दवा की जमाखोरी थी उसको लेकर सजा जैसी बातें कही। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के सांसद और पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर ने निहायत गलत काम किया है और कहा कि जिस तरह इन्होंने दवाओं की जमाखोरी की है उससे जो है कालाबाजारी बढ़ी है। बावजूद बीजेपी ने कोई रेड नहीं मरवाया किसी इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई से, क्योंकि वह उनका नुमाइंदा है, वह जो है भाजपा का सांसद है। लेकिन सोनू सूद जैसे लोग मामूली मदद से, देखिए जब भी कोई किसी की मदद करता है तो उसके मदद के साथ बहुत सारे हाथ उठ जाते हैं। संभव है कि सोनू सूद को बहुत सारे लोगों ने मदद दी हो जिसकी बदौलत वह दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। जाहिर तौर पर कोई ना कोई नायक बढ़ता है, आगे बढ़ता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो आगे बढ़े, जो सच को सामने लाए, जो समाज की सेवा करने जाए, उस पर आप रेड डालना शुरू कर दें। बॉलीवुड में तमाम लोगों के यहाँ रेड पड़ती है, लेकिन इनके यहाँ रेड पड़ने का यह कारण कि आपने समाज की मदद की तो उसका पैसा कहां से आया, यह भी खूब है। क्या देश के चोर और माफिया कम पड़ गए हैं कि मदद करने वालों से के यहाँ आप रेड डालते हैं? आप सब जो आप देख रहे हैं इस वक्त हमें लाइव में, आप बताइए कि सोनू सूद ने ऐसे क्या बुरे कर्म किए हैं जिसकी वजह से रेड डाली जाए?
भाई आईना ही तो दिखाया है। अगर अपने आईने को आप तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो फिर तो चेहरा नहीं बदलेगा, आपको चाल चरित्र और चेहरा बदलना होगा। समाज को आईना दिखाने वाले नायकों को दबाने से काम नहीं चलने वाला है। अगर चलना होता तो देश की सत्ताओं में बहुत सारे तानाशाह पैदा हुए। हिटलर ने भी आईना तोड़ने की कोशिश की, जब जब उसे सच दिखाने की कोशिश की गई हर बार हिटलर ने आईना तोड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि हिटलर शाही और तानाशाही की ये राजगद्दियों पर बैठे हुए लोग सिर्फ शीशे को तोड़ देने से, आईने को तोड़ देने से अपनी तस्वीर नहीं बदल सकते। तस्वीर बदलने के लिए जनता का पक्षधर होना पड़ता है, जनता की सेवा करनी पड़ती है, उनके बीच जाना पड़ता है। उस डर और भय से काम नहीं चलने वाला है। ऐसे में सवाल बहुत बड़ा है। सवाल यह है कि आखिरकार सोनू सूद ने क्या गुनाह किया है, और अगर गुनाह कोई किया है तो आप सिर्फ धमकाने के लिए लगातार आपका सवाल यह है कि पैसा कहां से आया है। जो जनता का नायक बन के उभरा है उस वह सरकार की निगाह में विलेन है, और सरकार की निगाह में जो विलेन है वह अब तक सरकार की, जनता की निगाह में जो विलेन है वह सरकार के लिए विलेन नहीं बन पा रहे। यह कैसी परिपाटी चल रही है इस सरकार? यह कैसी परिपाटी है कि जहां से सच की आवाज आती है उसको आप तरह तरह से चुप कराते हैं। पहले तो आप सोशल मीडिया पर गुंडे पालते हैं, आईटी सेल पालते हैं, गाली गलौज कराते हैं, स्थानीय नेताओं से धमकियां दिलवाते हैं। इससे नहीं संतोष होता, यति नरसिम्हानंद और कपिल मिश्रा और इस टाइप के लोगों को पालते हैं। जब इससे भी काम नहीं चलता है तो फिर आप सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को लगा देते हैं। क्या यह सिलसिला किसी भी लोकतंत्र को मजबूत करेगा? क्या मोदी सरकार यह सोचती है कि उसके सूरज का कभी दिन नहीं ढलेगा? हो संभव है कि आप याद होगा आपको, कांग्रेस भी बहुत समय तक, लंबे समय तक ऐसा ही सोचती थी, लेकिन आज दिन ढल गए हैं, अंधेरे का समय चल रहा है कांग्रेस के लिए। इसलिए एक न एक दिन बीजेपी के लिए भी अंधेरे का आएगा। लेकिन जो परिपाटी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू की जा रही है वह लोकतंत्र को जिस कदर गड्ढे और खड्डे में गिराएगी, उसके बाद सालों साल लग जाएंगे इस लोकतंत्र को वापस अपनी पुरानी स्थिति में लाने का। वैसे भी बहुत अच्छी स्थिति हमारे लोकतंत्र की नहीं थी, लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अधिकारी काम कर रहे हैं पूरे देश भर में, और जिस तरह रेड मारी जा रही, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ चोर और डकैत सारा का सारा पैसा वह जो है मोदी विरोधी पत्रकारों के पास है, मोदी के खिलाफ बोलने वाले लोगों के पास है, इसलिए उनके यहां रेड पड़ रही है। और सारे ईमानदार वो हैं जो मोदी भक्त हैं, उन पर कोई सवाल नहीं है। बैठ के वह दंगा की स्क्रिप्ट लिखते हैं, वह जेल में नहीं जाते हैं, वह फसाद करा देते हैं, वह जेल में नहीं जाते हैं। वह बाकायदा एक कौम, एक संप्रदाय को, तबलीगी जमात को बदनाम करते हैं, कोर्ट चिंता जाहिर करता है, लेकिन वह जेल नहीं जाते, उन पर कोई बैठक ही नहीं होती, उस पर कोई जांच नहीं बैठती। लेकिन जो पत्रकार समाज में या जो भी इस तरह के लोग, बुद्धिजीवी, शिक्षक सवाल उठा रहे हैं, लगातार वह जेलों की हवा खा रहे हैं। ऐसे में भूलना नहीं चाहिए सत्ता को कि वह एक दिन की सत्ता नहीं है। कोई सत्ता किसी पार्टी की जेब की नहीं है। इस देश के लोकतंत्र की सत्ता पर बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी, और उनको यह सोचना चाहिए कि एक ऐसा देश न बनाएं जहां तानाशाही का राज कायम हो जाए। लोकतंत्र बचा हुआ है। ऐसे में सोनू सूद जैसे लोगों पर रेड यह बताती है कि सरकार अपने कामों से कितने निराश है, वह किस कदर चुप कराना चाहती है। खुद जन कल्याणकारी योजनाओं को डब्बे में डाल रही है, अस्पताल निजी करती जा रही है, विश्वविद्यालय निजी करती जा रही है। ऐसे में फर्ज करिए कि जो लोग विश्वविद्यालय कॉलेज में नहीं पढ़ पाएंगे, अगर उनकी कोई मदद कर दे, अगर कोई इलाज न करा पाए उनकी मदद कर दे, तो कल को इलाज करने वालों के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ने लगे। ये तो उस प्रक्रिया से भी आगे की बात है। जो याद होगा आप लोगों को कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी के साथ कोई हमला हो रहा हो, तो पहले लोग बिल्कुल छूने नहीं जाते थे, क्योंकि जो लोग मदद को जाते थे उनको पुलिस ही उठा के उन्हीं की जांच परख शुरू कर देती थी, कई बार उन्हीं पर मुकदमे दायर कर देती थी। अब जाके थोड़ा सुधार हुआ है, पुलिस ने गारंटी की, अदालतों ने तमाम आदेश दिए, उसके बाद लोगों ने जाना शुरू किया। अब अगर इस तरह की मदद की स्थितियों में जो सोनू सूद ने किया, आप सबसे कहने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा इस देश का जानता है कि वह युवा जो इस समय 48 साल का है, उसने इस देश के
तमाम नेताओं को सीख दी, आईना दिखाया और बताया कि अगर आपकी इच्छा शक्ति हो तो आप मदद कर सकते हैं। और बिहार से लेकर बंगाल तक और बंगाल से लेकर मद्रास तक देश के हर हिस्से में उस आदमी ने मदद की, और उस मदद का परिणाम यह है कि सरकार उसके यहाँ रेड डलवा रही। हालांकि मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बीजेपी के किसी एक नेता की ये हिम्मत नहीं है कि वह सीधा सीधा बोल पाए। अब कल से ये क्या होगा कि आईटी सेल के लोग नौकरियों पर लगाए जाएंगे और सोनू सूद का चरित्र हनन शुरू होगा। सोनू सूद के हो सकता है जो विलेन के रोल हो सिनेमा में, अगर किसी बलात्कार का रोल हो, मारपीट का रोल हो, उसकी मिमिक्री बनाई जाएगी, उसके मीम्स बनाए जाएंगे और भक्त मंडली बताएगी कि सोनू सूद इस देश का कितना बड़ा नालायक आदमी है और संभव है कि उसका तालिबान से भी तुलना करें, या हो सकता है कि उसके आईएसआई से भी रिश्ते बना दें। वैसे भी आज कल से लेकर आज तक बहुत सारे आतंकवाद के नाम पर युवा पकड़े गए। हमारे देश में जब आतंकवाद के नाम पर युवा पकड़े जाते हैं तो उनका इतिहास हम बखूबी जानते हैं। अगर आप में से कुछ लोग न जानते हो तो कांग्रेस के समय से लेकर और आज तक जिन भी युवाओं को पकड़ा गया है आतंकवाद के नाम पर, या जिन लोगों को पकड़ा गया है, उनमें से 90% से ज्यादा लोग बेगुनाह साबित होते रहे हैं इस देश में। फिर से कल से लेकर आज तक तमाम आमिर, सामिर, जावेद, पावेद, तरह तरह के इस तरह के नामों के लोगों को धर लिया गया है। कोई आईएसआई से लिंक होगा, कोई हिजबुल से लिंक होगा, हो सकता है किसी का रिश्ता तालिबान से निकल आए, अभी तक हालांकि दाऊद से ही निकल पा रहा है। तो ऐसी घटनाओं के बाद क्या होता आपने देखा है। ऐसे में हमारे देश में अगर लोकतंत्र इस कदर कमजोर होगा कि इशारे पर सरकार की सभी संस्थाएं काम करने लगेंगी तो लोग न्याय के लिए कहां जाएंगे। फिर तो इसको राजशाही कहेंगे, फिर तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारे देश में लोकतंत्र जैसी कोई चीज़ नहीं है। यानी गिरफ्तारियों का सवाल भी और सोनू सूद जैसे लोगों के यहाँ रेड पड़ने का भी सवाल भी, यह सारे सवाल इस कदर आपस में गुथे हुए हैं कि हमारे यहाँ एक चीज़ साफ होती जा रही है हमारे देश में कि जैसे जैसे आप सरकार पर सवाल उठाएंगे, चाहे जहां आप बैठे हो, जिस पार्टी में बैठे हो, यहां तक कि आप बीजेपी में भी बैठे हो, और अगर आपने सवाल उठाना शुरू कर दिया तो संभव है आप भी जो है हाशिए पर डाल दिए जाएं, आपके यहां भी रेड पड़ जाए और आप भी देश के परम चोर सिद्ध कर दिए जाएं। जब तक आप बीजेपी में हैं, जब तक आप सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं, तब तक आप ईमानदार हैं, ज्ञानी हैं, अच्छे हैं, देशभक्त हैं, देश के नागरिक हैं, देश के साथ खड़े होने वाले हैं। यह सारी खासियत है आप में, लेकिन पार्टी छोड़ते ही चीजें बदल जा रही हैं। यह जो गड़बड़ी है, यह लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। और लोकतंत्र का कमजोर होना सिर्फ आपका हमारा सुनाना नहीं है, पीढ़ियां निर्भर करती हैं। कई बार महिलाएं अपने घरों में बैठी हुई कहती हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, सपा ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, पुराने नेताओं ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया। लेकिन मेरा कहना है कि जरा एक बार सोचना चाहिए उन महिलाओं और पुरुषों को कि यह जो क्या किया पूछती हैं, इसे बोलने का भी अधिकार वहीं से मिला है। और जो आजकल चुप्पी हमारे मुंह पर दिखाई दे रही है, जिसको हम तालिबानीकरण कर रहे हैं, ये पिछले 7 सालों में बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं था कि हमारा लोकतंत्र कोई स्वर्गलोक था 7 साल पहले, मोदी के आने से पहले, लेकिन मोदी के आने के बाद बद से बदतर स्थितियां हो रही हैं। अगर आप इसको समझना चाहें तो मरीज अगर ओपीडी से जाके सामान्य वार्ड में भर्ती हुआ था तो अब वह आईसीयू में चला गया है। तो लोकतंत्र हमारा आईसीयू की तरफ बढ़ रहा है। वेंटिलेटर पर कब चला जाए उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जिम्मेदारी आपकी और हमारी है कि हम आप इसको लौटा लाएं आईसीयू से सामान्य वार्ड में, और फिर वापस हम अपने देश के लोकतंत्र का आनंद लें, एंजॉय करें, बराबरी और हक में रहें। न तो ऐसी स्थितियां उभरती चली जाएंगी। आज सोनू सूद हैं, कल कोई और हैं, परसों कोई और है। यह सिर्फ उदाहरण नहीं है और सिर्फ ये कहने और सुनने की बात नहीं है, बल्कि इस पर पहल की जानी चाहिए, इसको खत्म किया जाना चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। जहां आप विरोध में कोई आवाज उठती है, जो आपके मुखालफती हैं, जो आपके विरोधी हैं, आप उनके खिलाफ कदम उठा लेते हैं। और धमकाने का आपके पास अजीबोगरीब तरीका है। सीबीआई रेड, आपने जो वादे किए, आपको नहीं लगता आप पर भी रेड पड़ जानी चाहिए? आपने सालों पहले बैठते ही कहा कि इस देश में एक कर होगा, एक टैक्स होगा, वो कहां गया? आपने बैठते ही कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो कहां गया?
आप 15 लाख की बात की और 1 रुपया नहीं दिया लोगों को, वो कहां गया? आपने कहा किसानों की आमदनी दुगुनी होगी। बेचारे यहाँ किसान 9 महीने से, इतने साल में तो बच्चा पैदा हो जाता है, एक नया गर्भ से बाहर जिंदगी निकल जाती है, और आपने करीब 500 जिंदगियां ली हैं, मर गए हैं किसान। सजाएं तो आप पर मुकर्रर होनी चाहिए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं सरकार, लेकिन आप पर सवाल ही नहीं उठाने पर ही आप जुबान पर ताला लगा दे रहे हैं। अपराधी तो जनता के आप, आपकी वजह से इतने किसान मारे गए, आपकी वजह से, नौकरियों की वजह से सबसे ज्यादा आत्महत्या इस समय युवा कर रहे हैं। पिछले ही महीने 20 लाख के करीब नौकरियां खत्म हुई सिर्फ अगस्त महीने में। अपराधी कौन है? सोनू सूद है, जिसने कि कोरोना काल में लोगों को टिकट दिया, लोगों के मां और बाप से मिलवाया, किसी मरीज का इलाज कराया। अगर वह इस देश का अपराधी है, अगर वह टैक्स चोरी कर रहा है, तो फिर जरा सोचिए कि आपके नेता जो मंत्री और विधायक और सांसद चुने गए हैं, वह तो सबसे बड़े इस देश के अपराधी हैं। लेकिन सवाल करे तो कौन, उनको गिरेबान खींच के निकाले, उतारे तो कौन? क्योंकि सत्ता में भी वही हैं, हनक में भी वही हैं, ताकत भी उन्हीं की है। हम तो सिर्फ बात ही कह सकते हैं, और हमारे जैसे लोग या सोनू सूद जैसे लोग सिर्फ मदद कर सकते हैं, वह सत्ता नहीं चलाते। और उस आदमी ने केजरीवाल से मिला, संभव है केजरीवाल उसको अगले साल मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पंजाब में पेश कर देते। उससे पहले ही मोदी सरकार ने सोनू सूद का इंतजाम करना शुरू कर दिया। इसको हड़काना कहते हैं। चूंकि कोई व्यक्तिगत तौर पर मदद करने वाला आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह अकेला होता है। जैसे मैं अपने दफ्तर में अकेला हूं, मुझे कोई आके पीट पाट दे, कोई गालियां देने लगे, धमकाने देने लगे, धमकियां दे, मैं कोई नेता नहीं हूं जो मेरे आगे पीछे 100, 200, 400 लोग खड़े हो जाएंगे। उसी तरह सोनू सूद है। सोनू सूद पर अगर रेड पड़ेगी, अगर सोनू सूद पर हमले किए जाएंगे, अगर सोनू सूद पर कल से आईटी से लग जाएगा, तो जाहिर तौर पर सोनू सूद का जो पूरा व्यक्तित्व है वह डिमोलिश होगा, वह गिरेगा, वह ढह जाएगा, वह आदमी डर जाएगा। क्योंकि उसके पास कोई राजनीतिक नेतृत्व की ताकत नहीं है, कोई समूह नहीं है। अभी वह समूह में मिलने गया था, अभी वह आम आदमी पार्टी के नेता से मिलने गया था, उससे पहले रेड पड़ गई। यह रेड बताती है कि यह रेड चोरी की रेड नहीं है, इनकम टैक्स की चोरी का सवाल उतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी रेड राजनीतिक। और जैसा कि तरीका है इसमें देश का कि भाई एक अच्छी छवि का व्यक्ति उभर कर आया है, सिनेमा का आदमी था, लेकिन जनता की सेवा किया है। हर पार्टी उसको अपना नेता बनाना चाहे, केजरीवाल भी बनाना चाह रहे होंगे, लेकिन उस पर लगाम तालाबंदी लग गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सब आपके बीच यह रहस्य खोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। अब यह कब तक कह पाएंगे, कब तक संभव हो पाएगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। देखिए सज्जन इसमें लिख रहे हैं, इसके बिमल, सोनू सूद और पप्पू यादव का भी यही हश्र हुआ। जब तक वह चोर थे, जब तक हत्या का आरोप था, जब तक क्या था क्या नहीं था, उस सबके बावजूद इस समय वह जेल में बंद है आदमी, क्योंकि वह भी एक हीरो की तरह उभर कर आ रहा था। इतना मोटा शरीर लेकर भी वह पानी में जिस तरह से लोगों के बीच गया, वह एक नायक की तरह उभर रहा था। हमारे सत्ताधीशों को माफियाओं से डर नहीं है, चोरों से डर नहीं है, बलात्कारियों से भी डर नहीं है। इनको हमेशा ईमानदार, अच्छे और जनता की सेवा करने वाले लोगों से डर है। अगर डर होता तो संसद में बलात्कारी, माफिया, डकैती के आरोपी नहीं बैठे होते। कोई डर नहीं है। एक से बड़ा एक माफिया इस संसद में चला है। किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के शरण में चला जाए, वो उसको प्रोडक्ट बना के, नेता बना के, मंत्री बना के देश के सामने पेश कर देंगे। लेकिन इनको तकलीफ है। आप याद करिए, जिन भी कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, वह सारे कार्यकर्ता ईमानदारी से इस देश में काम करते हैं, उनकी हत्याएं करा दी जाती हैं। अगर वह नेता बनने की कोशिश करते हैं तो छुटभैये नेता उनको मरवा देते हैं या किसी न किसी आरोप में फंसा देते हैं। इसलिए क्योंकि ईमानदार और बेहतर लोगों से इस सत्ताधारियों को डर है। यह चोरों का जो अड्डा है, बलात्कारियों, माफियाओं, आप एक तरफ से देखिए, जितने स्कूल हैं प्राइवेट, जितने कॉलेज हैं प्राइवेट, जितनी बसें चल रही हैं प्राइवेट, आप जरा गिनती करिए। और नहीं कर सकते हैं तो जरा उनके ड्राइवरों, कंडक्टरों से पूछिए कि ये बसें किसकी हैं। और उन ड्राइवर, कंडक्टर जो बेचारा 6000 पा रहा है, उसकी हनक सुनिए आप, कहेगा ये मंत्री जी की है, ये विधायक जी की है। आप स्कूल कॉलेज जिसमें आप पढ़ते हैं अगर प्राइवेट है, जरा वहां मैनेजमेंट से आंदोलन करके देखिए, फिर देखिए क्या होता है।
यह जो स्थिति लाई जा रही है, पूरे भारत को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बनाया जा रहा है, ऐसे में मददगार हाथों को भी काटा जा रहा है। एक तो अब सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं काट ली और दूसरा अब ये हाथ काटा जा रहा है जो मदद में उठ रही संस्थाएं हैं या जो लोग हैं। ऐसे में सवाल यह है कि लोग जाएं तो जाएं कहां? क्या लोग जीना छोड़ दें? ये सारे सवालों के साथ फिर हम लोग कल मिलेंगे कुछ और नए सवालों पर। आज हालांकि मेरी इच्छा थी कि अब्बा जान और चचा जान पर बात की जाती, लेकिन चूंकि वक्त आज नहीं था और मौका दूसरा आ गया तो इस पर बात की गई। लेकिन फिर भी जाते जाते अब्बा जान और चचा जान पर भी बात कर ली जानी चाहिए कि अब्बा जान और चचा जान, जो कि टिकैत ने आज कहा है चचा जान ओवैसी को, और अब्बा जान तो पता नहीं वो किसको कहते हैं, योगी आदित्यनाथ, आप समझ सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि चाहे राकेश टिकैत हो या योगी आदित्यनाथ हो, यह इस तरह की बयानबाजियां उत्तर प्रदेश की राजनीति की कोशिश ये है कि सांप्रदायिक बनाई जाए, जो अब तक नहीं है। उत्तर प्रदेश इस समय मुद्दों की राजनीति पर टिका हुआ है, वह विकास की राजनीति की मांग कर रहा है, लेकिन अब राकेश टिकैत किसान नेता हैं और ऐसे वाहियात बयान देते हैं चचा जान वाला। अरे भाई, ओवैसी एक नेता है, वह हैदराबाद से आए या चाहे बंगाल से आए, आप कहते हैं चचा जान हमारे मेहमान हैं। अरे वह एक नेता है, अपना काम कर रहा है, चुनाव लड़ेगा। आप चचा जान और अब्बा जान, यह दोनों एक ही बातें हैं। और फिर जब सवाल उठेगा तो दूर तक जाएगा। राकेश टिकैत को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसान आंदोलन को मुकम्मल जगह पर पहुंचा दें, यही बड़ी सफलता है। राजनीति की ये बकलोलियां बोलना बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बकलोलियां चलती रही तो ये नुकसान देंगी। अब्बा जान और चचा जान का तालमेल ऐसा होगा कि आने वाले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति सांप्रदायिकता पर टिक जाएगी। बच्चा से लेकर मीडिया तक और मीडिया से लेकर नेता तक, चाहे अनचाहे, जो इस समय डेंगू है, कोरोना है, किसानों का सवाल है, रोजगार का सवाल है बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में, संसाधन का सवाल है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा प्रश्न है यूपी में, और सबसे बड़ी बात कि रोजगार का प्रश्न है। यह सब हवाई हो जाएंगे अगर अब्बा जान और चचा जान, चाहे वो बहस ओवैसी की तरफ से आए या योगी आदित्यनाथ की तरफ से आए या फिर राकेश टिकैत की तरफ से आए, यह सारे बहसें अंततः यूपी की राजनीति को सांप्रदायिकता पर टिकाएंगी। और जब सांप्रदायिकता पर आप उत्तर प्रदेश को टिकाएंगे तो जाहिर तौर पर जनता के सवाल बाद में आएंगे। पहला सवाल घंटी और अल्लाहू अकबर का आएगा, और उससे अगर जनता को नहीं बचा पाएंगे तो फिर 5 साल के लिए जनता किसी ऐसे राजनीतिक नेतृत्व के हाथ में जाएगी जो अंततः पहले से ज्यादा नर्क भोगेगी। अब मैं अपनी बातचीत खत्म करता हूं, फिर मैं कोशिश करूंगा कि कल 8 सवा 8 के बीच आपसे मुलाकात हो। कल जो भी ज्वलंत मुद्दे होंगे उस पर हम बात करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, हमें बताएं कि ये वीडियो कैसे लगा, आप क्या मानते हैं। हम लोग जो बात कहते हैं, जनज्वार का काम है, जनता की मीडिया है। हमारी कोशिश होती है कि जनता के उन सवालों को आप तक पहुंचाया जाए, उन विश्लेषणों को लाया जाए जो जनता की तरफ से है। हमारा काम किसी पार्टी का प्रचार करना नहीं है, न हम किसी पार्टी के भरोसे अपनी मीडिया को चलाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो सवाल जनता के बीच से नहीं उठ रहे हों उनको उठाया जाए, उनको सामने लाया जाए, उनको डिबेट में, बहसों में लाया जाए, चौक चौराहों मोहल्लों पर ये बातें की जाएं, जिससे कि हमारी जो ज़िंदगी है और जो अच्छे लोग हैं समाज को बचाया जा सके, समाज में बेहतर बहसें की जा सकें, और जो ज़िंदगियों से जुड़े हुए सवाल हैं, चाहे रोजी रोजगार का हो या फिर मोहल्लों की सफाई का प्रश्न हो। इस समय बरसात हुई है, उत्तर प्रदेश का हर शहर नालियों से पटा पड़ा है, गंदगी से पटा पड़ा है, कुछ मुख्य सड़कों को छोड़ दें, उन पर बातें हों, उन सवालों पर सवाल किए जाएं, और चौक चौराहों से यह सवाल उठते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब चुनाव के दिन आएंगे तो वह फैसले का दिन हो। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलेंगे कल।